हेलो एवरीबॉडी। आज हम करेंगे बायोलॉजी के पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस के एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो हमने पिछले पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन से 10th क्वेश्चन तक कर लिया था, तो आज हम उसके आगे करेंगे, यानी कि हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। व्हेन एयर इज ब्लोन from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turned milky due to the presence of। ठीक, तो हमें यहाँ पे बात की गई है लाइम वाटर के और उसकी मिल्की अपीयरेंस हो जाने की किसी एक रिएक्शन, यानी किसी एक गैस की रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें 4 गैसेस दी हुई हैं। अब हम पहले लाइम वाटर को देखते हैं। तो ये क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड जब ये वाटर में मिक्स किया जाता है तो ये लाइम वाटर बनता है। और जब यही लाइम वाटर को हमने टेस्ट ट्यूब में लिया और इसको टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें अपने माउथ से एयर ब्लो करी, यानी कि अब यहाँ पे एयर ब्लो यानी कि हमने रेस्पिरेशन किया होगा, यानी कि ऑक्सीजन इनटेक किया होगा और एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो जिसकी वजह से क्या निकली होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और उस कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करके इसका कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे बना दिया। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की होता है। ठीक, और ये लाइम वाटर है, तो यानी कि यही एग्जैक्ट रिएक्शन हम चाह रहे हैं, तो हमें पास लाइम वाटर है और बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मिल्की है। तो इसके लिए कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट है। ठीक, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी है। हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। अब यहाँ पे ईस्ट की बात की जा रही है, तो हमें पता है कि ईस्ट कौन सा रेस्पिरेशन करता है, एनारोबिक। ठीक, अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इससे क्या दो प्रोडक्ट निकलते हैं, एक होता है इथेनॉल और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, और ये ग्लूकोज और ऐसे पायरुवेट कहाँ बनता है, ये भी साइटोप्लाज्म में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में बताई गई है, जो कि नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की रिएक्शन है ये कहाँ पे होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और जो ये दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रहा है इन दोनों में वो लैक्टिक एसिड है, जो कि मसल सेल के एनारोबिक रेस्पिरेशन से आता है। ठीक, तो इसकी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है एरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि जब बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड जब ब्रेक होता है, मान लीजिए कि मैं बताऊं कि ये बॉन्ड है, मान लीजिए दो एलिमेंट हैं, कार्बन लेते हैं, उनके पीछे कोई बॉन्ड है। ठीक है, और अगर मैंने किसी तरीके से ये बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है, तो ये बॉन्ड के टूटने से ये दोनों कार्बन अलग अलग हो जाएंगे और यहाँ ये बॉन्ड के टूटने से क्या निकलती है, यहाँ पे क्या निकलेगी, एनर्जी। अब अगर आपको ये चीज पता है तो ये आप क्वेश्चन सही कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो अगर मैं यहाँ पे से लिख दूं पहले से ही, व्हेन बॉन्ड ब्रेक्स एनर्जी रिलीजेस। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन एरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर है, तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज, और वो पाइरुवेट बनाता है। ठीक, इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस। और ये प्रोसेस होता कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में। ठीक, अब ये पाइरुवेट 3 तरीकों से टूटता है, या फिर 3 तरीकों से, 3 अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट चीजें बनाता है। तो ये पाइरुवेट अगर हम बात करें ह्यूमंस में, इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और अगर हम नेक्स्ट चीज देखें तो यहाँ पे क्या बनता है, अगर मैं बात करूं कि अगर ये ह्यूमन मसल सेल है तो यहाँ का बनेगा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और अगर हम बात करें ईस्ट में तो यहाँ क्या बनता है, इथेनॉल
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। हमें पता है कि दोनों टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एनारोबिक हैं, यानी कि दोनों टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एनारोबिक हैं। ठीक है, तो हमें कौन सा चाहिए? एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि ये वाला है। अब अपने सारे ऑप्शन अगर हम चेक करें तो यहाँ पे ग्लूकोज, माइटोकॉन्ड्रिया, अब यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाइवरेट, ये वाला गलत हो गया। अब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में होता है, पाइवरेट बनाएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड H2 एनर्जी, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। ठीक, अब हम अगर देखें ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म पाइवरेट प्लस एनर्जी, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया CO2 प्लस H2, अब यहाँ पे एनर्जी नहीं है तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी होनी चाहिए थी तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम अपने डी ऑप्शन को देखें तो यहाँ सब कुछ सेम दिख रहा है, साइटोप्लाज्म पाइवरेट है, अब यहाँ पाइवरेट प्लस एनर्जी है और यहाँ पे एनर्जी है। तो अब सवाल आता है कि इसमें से सही कौन सा है? क्या ये दोनों सही हैं? जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर अपनी स्टार्टिंग की स्टेटमेंट देखें तो हमने क्या पढ़ा था कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और पाइवरेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी कि अब यहाँ पे जो ग्लूकोज में जो बॉन्ड टूट रहा है वो 3 का, मतलब जैसे ग्लूकोज का बॉन्ड टूट रहा है तो उस बॉन्ड टूटने में क्या पता है कि एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि पाइवरेट के साथ भी एनर्जी रिलीज होगी और CO2 H2O, अब यहाँ पे भी एनर्जी निकलेगी क्योंकि एक रेस्पिरेशन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे पाइवरेट के साथ एनर्जी नहीं दी हुई है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम अपना अगला स्टेटमेंट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। ठीक, अब रेस्पिरेशन में हमें पता है कि हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस, जिसमें दो पार्ट है, पहला इनहेलेशन और दूसरा एक्सेलेशन। ठीक, और रेस्पिरेशन हमें अगली चीज क्या होती है? वहां पे होता है ब्रेकडाउन। ग्लूकोज। ठीक, अब ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन आएगी कहाँ से? इनहेलेशन प्रोसेस से। ठीक, अब ये हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीजन में यहाँ पे क्या होता है? हमारे लंग एल्वोलाई होते हैं। ठीक है, तो अब उसी से रिलेटेड हम स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। ठीक, तो ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायाफ्राम इज रेज्ड। अगर हम अगला ऑप्शन पढ़ें, इन एल्वोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोल, अब यहाँ पे बात क्या रही है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, तो ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलर एयर डाइफ्यूजन इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वोलर एयर। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखते हैं, ये कह रही है कि ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलर एयर, यानी कि जो हमारे इनहेलेशन से जो ऑक्सीजन आई है वो लंग एल्वोलाई में आएगी। ठीक है, अब ये मान लिया अगर हमारे लंग एल्वोलाई हैं और इनमें ऑक्सीजन गैस आई है तो ये इन्फ्लेट हो जाएंगे और इसके पास से नेट, यहाँ पे कैपिलरीज है, यहाँ पे ब्लड सेल्स है हमारी। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट कह रही है कि यहाँ पे जो हमारी ऑक्सीजन हमारे एल्वोलर, यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे है, यहाँ एल्वोलर में जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ये क्या करेगी? ये ब्लड में जाएगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो आरबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन है। इसमें क्या होती है? हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, यानी कि ये ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ठीक है, तो अब अगर हम यही चीज जानते हैं तो हमें पता है कि हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी बताता है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसी स्टेटमेंट में दो सेकंड स्टेटमेंट में वापस आते हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलर एयर डाइफ्यूजन इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड डाइफ्यूजन इनटू एल्वोलर एयर, यानी कि अब यहाँ से जो हमारी यहाँ पे जो हमारी आरबीसी है, यानी कि जो हमारा ब्लड है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ ऑक्सीजन आएगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जाएगा जो कि एक्सेलेशन प्रोसेस में बाहर निकल जाता है, तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगी।
अगर हम फोर्थ देखें तो एल्वोलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब एनसीईआरटी में भी ये लाइन मेंशन है कि एल्वोलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो हमारा सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हम अगर अगले क्वेश्चन पे जाएं, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। अब यहाँ बात इनहेलेशन की जा रही है, तो स्टार्टिंग तो नॉस्ट्रल से हमारी होगी, ठीक है, नॉस्ट्रल। अब ये क्वेश्चन अगर आपको रेस्पिरेशन का डायग्राम याद हो तो वहां से हम देख सकते हैं कि नॉस्ट्रल्स के बाद फेरिंग्स आता है, लेरिंग्स आता है, फिर ट्रैकिया और एल्वोलाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ये काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो अगर आपको डायग्राम याद होगा तो ही आप इस सवाल को कर पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखें तो यहाँ पे लेरिंग्स और फेरिंग्स की पोजीशन को चेंज किया है, तो ये अगर कोई मार्क करे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन। अब यहाँ पे बात की जा रही है रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि यहाँ पे एल्वोलाई अगर इस तरीके के हों तो एयर आती है, एयर में हमारे क्या होती है, ऑक्सीजन होता है, और ये एल्वोलाई क्या करते हैं, अपना इंक्रीज है, इन्फ्लेट होएगा, अपना इंक्रीज कर देते हैं। यही हमारा था कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्वोलाई है और यहाँ पे इसके पास में कैपिलरीज हैं। यहाँ से ऑक्सीजन मूव, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एल्वोलाई में मूव करेगा और ऑक्सीजन आरबीसी में। तुमसे पूछा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है। अगर अपने ऑप्शन देखें ट्रैकिया एंड लेरिंग्स, ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। ट्रैकिया एंड लेरिंग्स, ट्रैकिया क्या है, ये इसका काम क्या है, यहाँ ये एयर को लेके आता है, और लेरिंग्स भी उसी पाथ पे है। और एल्वोलाई एंड थ्रोट ये भी नहीं हो सकता, और थ्रोट और लेरिंग्स भी नहीं। तो हमें पता है कि एल्वोलाई ऑफ लंग्स, क्योंकि एल्वोलाई में गैसेस एक्सचेंज होता है और एल्वोलाई कहाँ पे है, लंग्स में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड हार्ट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। अब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमें पता है कि हमारी जो ब्लड वेसल है वो अगर ऐसी दिखती हो, तो यहाँ पे एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, दो रिदमिक मूवमेंट्स हैं। तो ब्लड का बैक फ्लो सकता है अगर ये हमारा हार्ट हो, और अगर इसके 4 चैम्बर्स हो, तो अगर ये ऊपर वाला चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ ब्लड नीचे आता है, और जब ये वाला अब जब यहाँ वाला चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड बैक फ्लो ना हो जाए, तो इसको कौन प्रोटेक्ट करता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्व्स इन हार्ट। हमारे हार्ट में यहाँ पे वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, ट्राई कपसेट और बाई कपसेट, तो वही प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम अगर अपना क्वेश्चन नंबर 19 देखें तो सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल पास थ्रू द बॉडी इज एक्सिबिटेड बाय। अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए गए हैं, तो मैं अगर ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये काफ़ी फैक्ट, इसमें आपको ये नाम है साइंटिफिक, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं कि इनमें से हमें पता क्या लगाना है, सिंगल सर्कुलेशन, यानी कि सिंगल सर्कुलेशन बताना है किसमें किसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन का यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई कि ब्लड हार्ट से एक ही बार पास होता है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप और ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। अब देखिए क्या होता है, हमारे हार्ट में पता है कि हमारा हम जो ह्यूमंस जो सर्कुलेशन करते हैं उसे हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, ट्वाइस, यानी कि 2 बार आता है, ब्लड कम्स एट हार्ट ट्वाइस, यानी कि एक बार, और डीऑक्सीनेटेड फिर दोबारा ऑक्सीनेटेड। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, इसमें क्या होता है कि हार्ट डू नॉट पंप्स ऑक्सीनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड पंप नहीं हो रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही बार ब्लड आ रहा है, वो ऑक्सीनेटेड बन रहा है और फिर वो बॉडी में पंप नहीं हो पा रहा है, यानी कि जा ही नहीं रहा है। तो ये कौन सा टाइप का सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड एक ही बार आ रहा है। तो ये क्या हो सकते हैं, अब यहाँ पे पीसेस, यानी कि यहाँ पे पीसेस मतलब ये फिशेज हैं, और एम्फीबियंस हम जानते हैं लाइक फ्रॉग। अब एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स,
एम्फीबियंस ओनली एंड पीसेस ओनली, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीसेस ओनली। ये भी काफी फैक्चुअल क्वेश्चन था। ठीक, तो ये काफी आसान आसान से हमने आज क्वेश्चंस किए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मार्क कर देते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन आज का पार्ट यहीं तक था। अगर आपको ये डिस्कशन समझ में आया हो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस